हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। और आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में बाट जो मिले हैं वो किस तरह के थे। तो देखो, बाटों का प्रयोग जो है विनिमय के लिए किया जाता है। जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो दुकानदार जो है हमें वो तोल के देता है, ठीक है। तो इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो है बाटों का प्रयोग किया जाता था। चलिए शुरू करते हैं। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बाट जो है किससे बनाए जाते थे, चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित, मतलब कोई भी इनके निशान नहीं होता था और घनाकार होते थे। बाटों का निचले मानदंड द्विआधारी थे, जैसे 1 के बाद फिर 2, 2 के बाद 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और इस तरह से 12,800 तक जो है इनकी संख्या थी। जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसरण करते थे। अब देखिए 12.800 इन्होंने कर दिया है, ठीक है। जबकि ऊपरी मानदंड जो है दशमलव प्रणाली के अनुसार करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों, मनकों को तोलने के लिए किया जाता था और धातु के बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि भाई नहीं ये बाट नहीं था या तराजू नहीं थी, तो इस तरह के हमें जो है वो तराजू के पलड़े भी मिले हैं। फिर देखिए प्राचीन सत्ता। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिले हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई परावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही ले लें, ठीक है। जैसे मृदभांड है, मोहरें, बाट तथा ईंटों से स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण ये बात है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी भी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि एक जगह ईंटों का उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन सभी जो चीज़ें थी वो क्या थी, एक अनुमान की थी। तो हम कह सकते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय मानक। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हम अपने सबके घरों में स्विच बोर्ड होते हैं बिजली वाले, ठीक है, तो आप कोई फ़ॉरेन की चीज़ मंगा के भी उन स्विच में लगाओगे तो भी वो लग जाएगी, ठीक है। अपने इंडिया के आप कहीं से भी मंगाओ, ऑल इंडिया से कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मंगवाते हो तो वो स्विच में हमारे फिट आ जाता है। तो आप देखिए अलग अलग जगह बन रहे हैं, लेकिन इनका एक कह सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है। तो उसी मानक के अनुसार ये चीज़ें बनाई जाती हैं और तभी जो भी ये स्विच वगैरह होते हैं, आप देखो हमेशा हमारे कभी कभार हो जाता है कि चीज़ें प्रॉपर नहीं आती हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम जो है आपका कोई भी आप गैजेट मंगाओ, जो हमारे घरों के स्विच होते हैं वहाँ पे वो फिट बैठते हैं। तो यही ये कह रहे हैं कि गुजरात से लेके, और अगर हम जम्मू की बात करें तो चीज़ें बहुत जगह बनती थी लेकिन उनमें एक रूपता थी। आगे पढ़ते हैं। अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। अब देखते हैं प्रासाद तथा शासक। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई वस्तुएं नहीं मिली। हालांकि बहुत बड़ा एक जो है भवन का आकार मिला है। तो उन्होंने कहा है कि ये राजप्रासाद था, महल था, ठीक है। एक होता है प्रसाद और एक होता है प्रासाद। तो प्रसाद तो वो होता है जो हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं, और प्रासाद होता है महल। तो कह रहे हैं कि वो ठीक है, आपने उसको महल बता दिया, लेकिन अगर महल होता तो वहाँ पे वो शान और शौकत की चीज़ें भी मिलती, बट ऐसा वहाँ से कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हुई है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविदों ने मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और ये समानताएं उन्हीं सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की आनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकती हैं और नहीं ये जानने के साधन उपलब्ध हैं। वो देख रहे हैं कि भाई किस तरह के पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह था उस समय, तो उसके बारे में कोई चीज़ स्पष्ट नहीं निकल के आई है। हालांकि उनकी खेती आ गई, बर्तन आ गए हैं, कपड़े आ गए हैं, व्यापार उद्योग धंधे सब आ गए हैं, बट कोई धार्मिक उससे संबंधित चीज़ें इतना खुल के नहीं आई हैं सामने। और न ही ये जानते कि वे साधन उपलब्ध हैं
कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। वो कह रहे हैं कि भाई जो लोग धार्मिक कार्य अनुष्ठान करते थे तो क्या वास्तव में जो राजनीतिक शक्तियाँ थी वो भी उन्हीं के पास में थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे विद्वानों के अनुसार यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसे पुरातत्व वस्तुओं में समानता पाई जा रही है। अब कुछ लोगों का मानना क्या है कि एक ही सब जगह एक ही शासन था, क्योंकि सारी चीज़ें जो है समान है। नियोजित बस्तियों के साक्ष्य ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट होता है कि अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए गए तथा कार्यान्वित किए गए। अब देखते हैं सभ्यता का अंत। देखिए तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग जो है वो मत है कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। किसी ने कहा कि आपस में झगड़ा हो गया, किसी ने कहा बाढ़ आ गई, किसी ने कहा सूखा हो गया, किसी ने कहा नदियों ने अपने रास्ते परिवर्तित कर लिए। तो बहुत सारे कारण जो हैं वो इसमें बताए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी। ठीक है, कहाँ पे बढ़ रही है आबादी? गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बस्तियों की आबादी बढ़ने लगी है। उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद अस्तित्व में रहे कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे सभ्यता की विशिष्ट परावस्तुओं, बाटों, मोहरों और विशिष्ट स्मारकों का मानक जो है वो समाप्त हो गया। पहले हम क्या देख रहे थे कि सब जगह से एक जैसी बाट हैं, ईंट हैं और मन के प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं थी। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता जो है वो समाप्त हो गई थी। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के लिए निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीक का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया है। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को अब जो बाद में आई है उन्हें हमने क्या कहा है? उत्तर हड़प्पा तथा अनुवर्ती संस्कृतियां कही गई है, क्योंकि बाद में आई है। बाद में क्या होता है? बाद की स्थिति होती है उत्तर, तो उन्हें क्या कहा गया है कि ये उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र हैं। अब ये परिवर्तन कैसे हुए हैं, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के लिए संदर्भ में तो सही है, लेकिन पूरी सभ्यता के पतन का कारण नहीं हो सकते हैं, नहीं है इस तरह का। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मानकों तथा मृद भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों में इस तर्क को बल मिला है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्र शताब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अभी शायद 2 क्लास और बनेंगी, उसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बच्चे 12th हिस्ट्री के हैं तो वो भी जो है मेरे चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।